हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पर हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी साइंस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 3 पे। और आज हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। उनमें से 3.2.3 टॉपिक जो है आज हम करने वाले हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या देखा था। हमने प्रॉपर्टी देखी थी, मेटल की प्रॉपर्टी देखी थी, नॉन मेटल की। फिर वो प्रॉपर्टीज कैसी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। फिर लास्ट क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा पढ़ा कि मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। उन्हीं सीरीज में अब हम पहुंच चुके हैं कहां पर कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होने वाला है। तो ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं। You have already learned that metal react with acid to give us salt and hydrogen gas। आपने पहले ही सीख लिया है कि कोई मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आपने ये पहले ही सीख लिया है, ठीक है। और इसके बाद क्या सभी मेटल एक ही तरह से रिएक्शन करते होंगे, क्या सभी एक तरह का रिएक्शन शो कर रहे हैं, आइए हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पेज पे। तो यहां पे देखिए दिया गया है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जो मेटल है अगर वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जो मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन क्वेश्चन साथ में यहां पे एक लीव कर रहा है, बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, क्वेश्चन मार्क। लेट अस फाइंड आउट। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, हम क्या लेंगे, कलेक्ट द मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। मतलब हमें क्या करना है, सोडियम एंड पोटेशियम इन दोनों को छोड़ करके बाकी मेटल सैंपल को कलेक्ट कर लेना है। इफ द सैंपल आर टर्निश रब देम क्लीन विद सैंड पेपर। और अगर पिछली एक्टिविटी करते वक्त उनके ऊपर क्या आ गया है, कोई दूसरा कोट आ गया है, तब उसको हमें सैंड पेपर से क्लीन करना होगा। कॉशन, डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम एज दे रिएक्ट विग्रसली इवन विद कोल्ड वाटर। हमें यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम को क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। पुट द सैंपल सेपरेटली इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट HCl। यहाँ पे डाइल्यूट HCl एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है और उसमें हमने इन सैंपल्स को डाल दिया। सस्पेंड थर्मोमीटर इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड। उसके बाद हमें जो ये सैंपल हमने टेस्ट ट्यूब में डाला है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा टेस्ट ट्यूब हो गया, ठीक है। इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने डाल दिया HCl। फिर हमने कोई मेटल का एक सैंपल डाल दिया, ठीक। अब हमने इसमें क्या डाला, हमने थर्मोमीटर डाल दिया और ऐसा डाला कि जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो डिप हो किसमें, इतने पार्ट में, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेटल सैंपल में, ठीक है। तब क्या होता है, ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल केयरफुली। एक एक सैंपल लेते जाएंगे और उनके बबल फॉर्मेशन का रेट हम केयरफुली देखते जाएंगे। विच मेटल रिएक्टेड विग्रसली विद डाइल्यूट HCl। कौन सा मेटल ऐसा है कि जो डाइल्यूट HCl से विग्रसली रिएक्ट कर रहा है, कौन सा मेटल ऐसा है डाइल्यूट HCl से विग्रसली रिएक्ट कर रहा है। विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। ये चीज आपको क्या करना है, उसमें रिकॉर्ड करना है। अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड। और हमको इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट भी करना है। तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। नीचे हमें डिटेल्स दी होगी, हम सारे आंसर यहां से निकालेंगे, ठीक है। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए जो चलिए, तो यहाँ पे हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है HCl, और वो भी कैसा है, ये डाइल्यूट है। प्लस हमने कोई मेटल ले लिया जैसे कि Mg, और यहाँ पर जब हमने रिएक्शन कराया तो यहाँ पे मैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आगे 2 लिख लेता हूं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है। यहाँ पे 2 ना लिखूं तो चल जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा MgCl2 प्लस हमें क्या मिलने वाला है H2। ठीक, जैसा कि हमने पहले भी टेम्पलेट में देखा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। इसी तरह से बाकी मेटल्स भी रिएक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी मेटल रिएक्ट करने वाले हैं। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होती जब कोई मेटल क्या करता है, जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है HNO3। इट इज बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बात आपको रिमेंबर रखना है कि जो HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जैसे ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है तुरंत ही वो क्या करता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब H2 प्रोड्यूस हुआ, तुरंत उसको उसने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो क्या बन गया, वाटर बन गया। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो ही नहीं रही है। ठीक, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि वाई nitric acid when nitric acid react with any metal it does not give hydrogen। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो नाइट्रिक एसिड होता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज H2 प्रोड्यूस आफ्टर रिएक्शन, और यहाँ पे क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो क्योंकि ये मीडियम रिएक्टिविटी शो करते हैं ना, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मीडियम रिएक्टिविटी शो करते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने मैग्नीशियम ले लिया, अगर हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, तो मैग्नीशियम क्या करता है, HNO3 के साथ रिएक्ट करता है और हमें क्या देता है, हमें मैग्नीशियम HNO3 के साथ जब रिएक्ट करता है MgNO3 वोल्टाइज, तो और हमें क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। कैसे देगा, देखिए मैं बैलेंस कर देता हूं। ओके, तो यहां पे सॉरी, यहां पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, Mg हो गया 2NO3 6H2। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। और ऐसा ही इक्वेशन जो है शो कौन करता है, नाइट्रोजन व्हेन इट रिएक्ट विद डाइल्यूट, ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट HNO3। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि मेटल का क्या नेचर होता है जब वो HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, या फिर केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। You must have observed in activity 3.11 that the rate of formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium। जो आंसर हमारा नेक्स्ट है कि जो मैग्नीशियम था वहां पर फास्टेस्ट रेट था। देखिए, इससे भी फास्टेस्ट रेट अगर कहीं दिखाई देता तो हायर रिएक्टिविटी वाले मेटल्स में दिखाई देता, लेकिन हमें पता है आफ्टर सोडियम एंड पोटेशियम मैग्नीशियम इज द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, सो मैग्नीशियम शो द फास्टेस्ट प्रोडक्शन ऑफ बबल्स आफ्टर रिएक्शन। द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है तो हीट इवॉल्व होती है। द रिएक्शन डिक्रीज इन द ऑर्डर। अब यहाँ पे हमने क्या रखना है, यहाँ पे हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है कि रिएक्शन कैसा होता है। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा क्या मिला हमको, Mg इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ओके, इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स फॉर्म। तो यहाँ पे कोई भी बबल्स बनते ही नहीं अगर यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं कॉपर। बट सीन इन द टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज, और टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता अगर हम एसिड में कॉपर को डाल देते हैं। दिस शो दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। और इससे हमें ये भी पता चलता है, अगर आपको एग्जाम में ऐसा दे दे कोई इक्वेशन कि HCl है, HCl का रिएक्शन कॉपर से कराना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कॉपर ने बबल बनाए ही नहीं, और हमें पता चल गया कि वो रिएक्शन नहीं करता। चलिए, एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए देखिए यहाँ पे नॉलेज दी गई है, यहाँ पे दिया गया एक्वारेजिया, द लैटिन फॉर रॉयल वाटर। ठीक है, एक्वारेजिया का लैटिन मीनिंग होता है रॉयल वाटर इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ द कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जो एक्वारेजिया होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है। HCl होगा कंसंट्रेटेड और नाइट्रिक एसिड ये भी कंसंट्रेटेड होगा, और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा 3:1। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड, ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है। गोल्ड को ही क्यों बोला गया, आयरन क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था, गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल।
गोल्ड जब लीस्ट रिएक्टिव है वो उसको डिसॉल्व कर दे रहा है, बाकी मोस्ट रिएक्टिव या मीडियम रिएक्टिविटी रखने वाले मेटल्स को तो वो इजीली डिसॉल्व कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे है कि गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है। इवन दो नीदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो अलोन। एक्वा इज द हाईली कोरोसिव, ये हाईली कोरोसिव है, फ्यूमिंग लिक्विड है, इट वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये उन कुछ खास रिएजेंट्स में से है जो कि गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर पाते हैं, वरना ऐसा कोई भी रिएजेंट कर नहीं पाता। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में कि एक केस है, उसमें एक पर्सन है वो लेके जाता है अपने कुछ गोल्ड ज्वेलरीज और उसको क्लीन कराने के लिए, और वो एक्वारेजिया में डाल देता है। उसकी ज्वेलरी तो क्लीन हो जाती है लेकिन उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका रीजन उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो पता है उसमें गोल्ड स्मिथ ने क्या किया, गोल्ड स्मिथ ने उनकी ज्वेलरीज को एक्वारेजिया में डिप कर दिया, जिसकी वजह से उसके ऊपर का जहां पे करोजन हुआ, और क्योंकि मोस्ट कोरोसिव होता है, एक लेयर उसने डिसॉल्व कर दी और बाकी जो उनकी जो ज्वेलरी थी वो क्लीन तो हो गई, लेकिन आफ्टर इट उसका वेट भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अगर मैंने दूसरे मेटल सॉल्ट को ले लिया और उसके साथ किसी मेटल का रिएक्शन कराया तो क्या होगा, आइए सीखते हैं। ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम करते हैं इस पे क्या, स्टार मार्क। चलिए एक्टिविटी 3.12 पढ़ते हैं। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर, कॉपर का एक क्लीन वायर लीजिए, एंड एन आयरन नेल, और एक आयरन की क्या लीजिए, नेल लीजिए। पुट द कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टेकन इन टेस्ट ट्यूब। अगर आपको पता हो कि हमने जो है ये रिएक्शन कब किया था, तो चैप्टर 1 में जब हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीख रहे थे, हाँ, तो वहां पर हमने ये कर लिया था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइम पे हमने ये रिएक्शन किया है। अगर आपको रिकॉल हो रहा हो तो ठीक है, वरना हम फिर से करने वाले हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट। चलिए हम अपना ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या होने वाला है। चलिए यहां पे मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, डायग्राम ध्यान से देखिए। तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है 1 और 2। पहले टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का जो है सॉल्यूशन हमने लिया है, ठीक। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, और उसमें हमने क्या डिप कर दिया है, आयरन नेल डिप कर दिया है। उसके बाद थ्रेड से उस आयरन नेल को हमने इसमें डिप करके रखा है और कॉर्क से हमने उसको सील कर दिया है। कुछ टाइम के बाद इस टेस्ट ट्यूब का हाल ये हो जाता है। तो आफ्टर 20 मिनट ये जो आयरन नेल था उसके ऊपर कॉपर की, देखिए क्या दिख रही है हमको, कॉपर की लेयरिंग दिख रही ना आपको, बहुत इजीली विजुअल होगा आपको आपकी बुक में। तो देखिए यहाँ पे कॉपर की जो एक लेयरिंग दिख रही है, साथ साथ ये ब्लू कलर जो था कॉपर सल्फेट का वो काफी डल हो जाता है, और यहां पर क्या हो जाता है, ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है। किसका, आयरन सल्फेट का। अब ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमको फिर से चलना होगा किस पे, रिएक्टिविटी सीरीज में। किस पे, रिएक्टिविटी सीरीज में। तो यहाँ पे देखिए दिया है, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मॉल्टन फॉर्म। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। हमने भी प्रीवियस सेक्शन में ये देखा कि सारे के सारे मेटल एक तरह से रिएक्टिव नहीं होते, कुछ हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं और कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं। वी चेक्ड द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड। हमने उनको ऑक्सीजन, वाटर और एसिड से रिएक्ट करा के उनकी रिएक्टिविटी देख ली थी, उनकी एक्टिविटी देख ली थी कि हमने यहाँ पे देखा कि कुछ कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर ले रहे थे, फिर कुछ जो है वार्म वाटर से रिएक्ट कर रहे थे, कुछ स्टीम से रिएक्ट कर रहे थे, जबकि कुछ जो है ऑक्सीजन में ऐसे ओपन रखने पर ही रिएक्शन विग्रसली करने लगते थे कि हमको उनको सोडियम में डिप, केरोसिन में डिप करके रखना पड़ता था, जैसे कि सोडियम। ठीक है, तो बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट, सो वी वर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अगर हम उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखें रिएक्टिविटी के, तो क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव होता है वो दूसरे लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने यही तो सीखा था, हमारी जो वीडियो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की थी उसमें हमने यही सीखा, हाईली रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वही होने वाला है, यहाँ पे आयरन क्या है, हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, और कॉपर को उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ पे क्या बना लिया उसने, आयरन सल्फेट बना लिया, और साथ साथ में हमें कॉपर वायर, कॉपर की लेयर जो है हमें यहाँ पे दिखाई देने लगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक टेम्पलेट इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे है मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए मेटल बी। अगर मेटल ए हाईली रिएक्टिव है तो मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन, और मेटल बी रह जाएगा अकेला। ओके, विच मेटल, कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 3.12। तो बताइए कि आप किसको ज्यादा रिएक्टिव बता रहे हो। तो यहां पर जो है, जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर के, और यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में ये सारी चीजें दी गई हैं। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज मतलब आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं रिमेंबर करना, आपको सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। जैसे ही आपको एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन मिले कि वहां पर एक मेटल दूसरा मेटल और उसका सॉल्ट सोल्यूशन है, तो हम उनको क्या करेंगे, इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज से टैली करके आगे बनने वाले प्रोडक्ट को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में क्या दिया गया है। The reactivity series is a list of metal arranged in the order of their decreasing activity, मतलब उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज होते हुए यहाँ पे दिया गया है। देखिए रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है ना, डाउन। तो पोटेशियम सबसे रिएक्टिव है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक है, देन आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ये मेटल नहीं है लेकिन यहाँ पे दिया गया है, कभी कभी हाइड्रोजन से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। फिर यहाँ पर है कॉपर, फिर मर्क्यूरी, देन सिल्वर एंड आफ्टर गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, चलिए इस सीरीज को अगर आपने देख लिया हो तो हम इनमें से कोई भी दो मेटल उठाते हैं और उनसे रिएक्ट कराते हैं। देखिए जैसे मैंने ले लिया, यहां पे मैंने दो मेटल ले लिया, एक ले लिया कैल्शियम ले लिया और एक ले लिया आयरन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, या जिंक ले लेते हैं, जिंक भी बहुत आसान हो जाएगा, जिंक लेता हूं मैं। चलिए ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हमको ले लेना है एक इससे भी हायर रिएक्टिविटी का मेटल, तो मैं ले लेता हूं कैल्शियम। तो यहां पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस यहाँ पे जिंक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या था, एक था मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस यहाँ पे क्या था, उससे हाईली रिएक्टिव मेटल, उसने डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से जिंक को और बना लिया उसने कॉपर सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट, और जिंक रह गया अकेला। ठीक है, तो ये इसी तरह से आपको रिएक्टिविटी देखनी है। तो मैं आपको बता दूं कि पोटेशियम से कम, गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव सिल्वर है, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव मर्क्यूरी, मर्क्यूरी से भी ज्यादा है कॉपर, कॉपर से ज्यादा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा है लेड, लेड से ज्यादा है आयरन, आयरन से ज्यादा है जिंक, और जिंक से भी मोर रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से भी ज्यादा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से भी ज्यादा कैल्शियम, कैल्शियम से भी ज्यादा है सोडियम, और सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम। और हमें ये पूरी की पूरी, आपको ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे ही लर्न कर लेनी है। ठीक है, तभी आप जाकर के इससे रिलेटेड इक्वेशंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा 3.3 है, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। हमने ये सब तो सीख लिया कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, फिर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, लेकिन अब हम ये सीखने चल रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आइए देखते हैं। In the above activity you saw the reaction of metal with number of reagent। अब से पहले हमने बहुत सारे reagent के साथ metal का reaction देख लिया है, but why do metal react in this manner? ये ऐसा react क्यों करते हैं? Let us recall what we learn about the electronic configuration of element in class 9। हमने class 9 में जो electronic configuration देखा था उसके बारे में आपको recall करने को बोल रहा है। We learn that noble gases which have a completely filled valence shell so little chemical activity।
अगर हम देखें तो वहां पे जो नोबल गैसेस थी उनका वैलेंस जो शेल थी वो फिल होती थी, फुलफिल्ड होती थी ना, जैसे ऑर्गन, नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सब क्या थी, हीलियम, ये सब नोबल गैसेस थी और इनका जो बैलेंस सेल है पूरी तरह से फुलफिल्ड होता है, तो ये बहुत ही कम रिएक्शन करती हैं। We therefore explain the reactivity of element as the tendency to attain a completely filled valence cell। और हम अगर किसी की रिएक्टिविटी देखना चाहते हैं तो उसकी जो वैलेंस सेल है उसको फिल्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको फिल करने के लिए वो रिएक्शन करेगा कि वो भी स्टेबल हो जाए। Let us have a look at the electronic configuration of noble gases and some metal and non metal। आइए मैं आपको यहीं पे क्लास 9 की चीजों को रिकॉल करा देता हूं। चलिए मैं आपसे बोलता हूं कि अगर एक कोई एटम है तो उसके बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। फिर उसकी शेल्स होती हैं जिसको हम नेम दे देंगे K, L, M एंड सो ऑन। तो यहां पे हमें पता है कि जो K शेल है, L शेल है, M शेल है, इनके लिए N की वैल्यू क्या है, N स्मॉल n मतलब नंबर कौन सा है न्यूक्लियस के बाद, तो K के लिए जस्ट बाद में ही है तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, इनमें क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए पर सेल, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए बस एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2n स्क्वायर। ठीक है, 2n स्क्वायर मतलब यहाँ पे K शेल में 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, दैट्स मीन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं K शेल में। आगे है 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही 18 इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को रिमेंबर रखना है। और इसी तरह से आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल होती है, जैसे मैं ले लेता हूं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, तो 11 को हमें यहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 8, 10, 10, 1, 11। इज दैट क्लियर? तो यहां पर अगर मैं कहूं कि क्या M शेल पूरी तरह से फुलफिल्ड है, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे है, 18 तो हम इसमें फिल कर सकते हैं, लेकिन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आप इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले फिल करो, तब भी ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर हमारे लिए क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे। तो जितने मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके ऊपर प्लस चार्ज इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसका जो न्यूक्लियस है वो उनको संभाल करके नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखिए यहां पे हम कुछ देखते हैं नोबल गैसेस का। पहले एटॉमिक नंबर 2 है, 10 है, 18 है, तो यहां पे क्या है 2, 2, 8, 2, 8, 8। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल सभी फिल है। सोडियम का देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 2, मतलब ये फुलफिल्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे मतलब प्लस चार्ज लगेगा। फिर क्या है यहाँ पे 5, 6, 7, 8 कहीं नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होगा नॉन मेटल्स है, यहाँ पर माइनस चार्ज लगेगा क्योंकि ये लोग क्या करेंगे गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल से। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको सीखने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्शन कैसे करते हैं, कैसे वो अपने मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और कैसे नॉन मेटल उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, और वो कंपाउंड क्या कहलाता है, उसका नेचर क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए और आपके जो डाउट है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब our channel. Thank you so much.